Hey there, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So let's start our today's topic, which is about surgical dressings. सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसे वुंड की ड्रेसिंग में और वी कैन से वुंड के ट्रीटमेंट में यूज करा जाता है। अब वुंड के ट्रीटमेंट में उसको कैसे यूज करेंगे कि जो भी घाव हुआ है उसमें फर्दर कोई इंजरी ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा घाव में कोई भी फॉरेन बॉडी अगर के अटैक ना करे, दैट मीन्स किसी भी माइक्रोब्स का कंटामिनेशन वहां पे ना हो पाए, तो इसके लिए भी इसको यूज करा जाता है। दैट मीन्स जो भी सर्जिकल ड्रेसिंग्स है इसको कवरिंग के लिए यूज करा जा सकता है, उसके अलावा इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज करा जा सकता है और एज अ एड्सॉर्बेंट भी इसको यूज करा जा सकता है। अब एड्सॉर्बेंट कैसे कि मान लीजिए कहीं पे घाव हुआ है तो उस घाव में से जो भी ब्लड है या फिर जितने भी वहां पे एक्सट्रूडेड प्रेजेंट हैं उन सबको एड्सॉर्ब कराने के लिए भी ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स है इसका यूज करा जा सकता है। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कहीं पे कट लग गया हाथ में, तो कट लगने पे क्या करते हैं हम कि कॉटन लेते हैं, कॉटन में थोड़ा सा डिटॉल या फिर सेवलॉन डाल करके हम क्या करते हैं उस कॉटन से उस जो भी कटिंग वाली एरिया है उसको पूरी तरीके से साफ कर देते हैं, जिससे कि वहां पे जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो सारे किल हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी और कॉटन लेते हैं, उसमें कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं जिससे कि वो घाव जल्दी भरे और उसको यहाँ पे लगा करके बाहर से क्या करते हैं एक गेज से या फिर जिसे बोलते हैं पट्टी से हम उसको बांध लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने कॉटन यूज करी या पट्टी यूज करी या फिर मान लीजिए हाथ पे कहीं पे फ्रैक्चर हो गया या फिर माइल्ड फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें हम क्या करते हैं प्लास्टर लगाते हैं, या फिर कहीं पे पेन हो रहा है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं क्रीप बैंडेज होता है उसको यूज कर लेते हैं। तो ये क्रीप बैंडेड है या फिर प्लास्टर है या फिर हम गेज की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, जो हमारा टॉपिक है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के अंदर। सर्जिकल ड्रेसिंग्स को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है फाइबर्स, फैब्रिक्स, बैंडेजेस और सेल्फ एडेसिव प्लास्टर्स। सो फर्स्ट है फाइबर्स। सो फाइबर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, कॉटन के फाइबर्स हो सकते हैं, वूल के हो सकते हैं, रेयन के हो सकते हैं या फिर सेल्यूलोज के भी हो सकते हैं। सो जो मेनली हम यूज करते हैं ड्रेसिंग में वो होते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल, जिसे हम बोल सकते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन। सो एक प्लांट स्पीसीज है गॉसिपियम। सो गॉसिपियम से हमें एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल मिलता है। तो इसमें फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर सीड्स लगे होते हैं, तो वो जब सीड्स ग्रो कर जाते हैं तो उसके अंदर कॉटन मिलता है। तो उस कॉटन को निकाल लेते हैं और उसके जो फाइबर्स होते हैं वो उनको पूरी अच्छी तरीके से ट्रीट करा जाता है, उसको ब्लीच करके व्हाइट कलर में चेंज कर दिया जाता है, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। तो ये सब करने के बाद वो एक पर्टिकुलर सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए कॉटन वूल बन जाता है। तो इसका यूज मेनली वुंड साइड पे किया जाता है कि वुंड में जितना भी एक्सट्रूडेड प्रेजेंट है, दैट मीन्स वहां पे जो भी ब्लड प्रेजेंट है, कोई पस प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, तो उन सबको एब्जॉर्ब कराने के लिए इसका यूज करा जाता है। उसके अलावा वुंड साइड को साफ करने के लिए यानी कि क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा हम बैक्टीरियोसाइडल अगर हम कॉटन पे लगा देंगे और उसको हम वुंड साइड पे लगाएंगे तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो सारे किल हो जाएंगे। तो ये सारे यूज है इसके। इसके अलावा इसका एक और यूज है कि जो कॉटन है इसको प्रोटेक्शन के लिए भी यूज करा जाता है। मेनली फिजिकल प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि अगर कॉटन लगी होगी वुंड के ऊपर तो इजीली उसके ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी चीज इजीली हार्म नहीं कर पाएगी। सो कॉटन के कलेक्शन के बाद उसमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं ये देखने के लिए कि वो कॉटन सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं। सो फर्स्ट टेस्ट में हम क्या करते हैं, कॉटन को लेते हैं और उसे जला देते हैं। तो जलने के बाद वो एक अच्छी खासी फ्लेम देती है और उससे बहुत हल्की सी ओडर आती है, दैट मीन्स स्मेल बहुत कम आती है उसके जलने से। अगर ऐसा होता है, फ्लेम आती है और स्मेल बहुत कम आती है, दैट मीन्स जो कॉटन है वो बिल्कुल प्योर है। इसके अलावा अगर हम 80% H2SO4 ले लेंगे तो 80% H2SO4 में कॉटन इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर वही हम 80% की जगह 60% H2SO4 लेंगे तो उसमें कॉटन डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर हम 5% KOH ले लेते हैं, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उस सोल्यूशन में भी ये इनसॉल्युबल रहेगी। इसके अलावा एक और टेस्ट है कि अगर हम कॉटन को 90% एसीटोन या फिर फॉर्मिक एसिड में डिसॉल्व करना चाहेंगे तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगी, दैट मीन इनसॉल्युबल रहेगी। तो अगर इनसॉल्युबल होती है दैट मीन्स प्योर कॉटन है, अगर सॉल्युबलाइज हो जाएगी दैट मीन्स वो इम्प्योर है। तो नेक्स्ट क्लास है फैब्रिक। फैब्रिक मतलब कोई भी कपड़ा। सो फैब्रिक कॉटन का हो सकता है, रेयन का हो सकता है, सिल्क का हो सकता है या फिर मसलिन क्लॉथ भी हो सकता है। सो इसमें क्या होता है कि जो सबसे मेन यूज करा जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए वो होते हैं सर्जिकल गेजेस। गेज होता है ये मोस्टली क्या करता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो प्रोटेक्शन कॉटन में क्या, अगर हमने थोड़ा सा हिलाया तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा अपनी जगह से। लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या फिर जो प्रोटेक्शन है वो अच्छी तरीके से कौन दे सकता है, गेज या फिर जिसे हमने बोला पट्टी।
अब गेज को बनाने के लिए कॉटन को कलेक्ट करा जाता है, उसे स्पिन करके और उसे ट्विस्ट करके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज करा जाता है। उस थ्रेड की हेल्प से फिर ओपन एक मैश का स्ट्रक्चर बनाया जाता है या फिर ओपन मैश क्लॉथ बनाया जाता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग के बाद इसे एब्जॉर्बेंट बनाया जाता है। इसके अलावा इसको ब्लीच करके व्हाइट कलर में चेंज कर दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि जो ये मेस है ये कितना थिक है, दैट मीन्स इसमें कितने थ्रेड प्रेजेंट है। सो नंबर ऑफ थ्रेड्स की वजह से, दैट मीन्स कितने थ्रेड यानी कि कितने धागे एक जो गेज है उसमें प्रेजेंट है, उससे डिवाइड करा जाता है इसको दो क्लासेस में। तो फर्स्ट क्लास है एब्जॉर्बेंट गेज और सेकंड क्लास है गेज पैड। सो जो एब्जॉर्बेंट गेज होता है वो ओपन मैश वाला स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि आपने पट्टियां देखी होंगी, तो सेम उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंट गेज। सो एब्जॉर्बेंट गेज को अगर हम सिंगली यूज कर रहे हैं तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अगर उसे लेयरिंग में यूज कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है। सो गेजेस हैं, इसको अलग अलग साइज या फिर शेप में भी इसको काटा जा सकता है। इसी में सेकंड है गेज पैड या फिर जिसे हम बोलते हैं गेज स्वैप। तो गेज पैड में क्या है, इन कंपैरिजन टू एब्जॉर्बेंट गेज, इसमें क्या होता है कि बहुत टाइट इसका जो थ्रेड्स हैं वो बुने हुए होते हैं। तो इन टाइट थ्रेड्स की वजह से क्या होते हैं, ये इससे बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं, बट इनका काम भी क्या होता है, एब्जॉर्बेंस कराना, दैट मीन्स किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना। इसके अलावा इनका यूज वुंड को पैक करने के लिए भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गेज होती है, जो ओपन मैश वाली जो गेज होती है, उसके अंदर इन कॉटन स्वैप्स को या फिर जो गेज पैड है उनको रखा जाता है, उसके बाद वुंड को सील कर दिया जाता है, जिससे ये प्रोटेक्शन का भी काम देता है। सो नेक्स्ट क्लास है बैंडेजेस। सो बैंडेजेस को क्रीप बैंडेजेस या फिर गर्म पट्टी भी कहते हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है कि कॉटन और वूल के कुछ इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इनका अरेंजमेंट से डिफाइन करता है कि इनकी इलास्टिसिटी या फिर जो इसकी पोटेंसी या टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी। सो जो इसका अरेंजमेंट है, वो जो कॉटन है उसके बाद दो वूल्स के क्या होते हैं कि फाइबर्स होते हैं, उसके बाद एक कॉटन और फिर दो वूल के फाइबर से, ऐसे ही इसका पूरा अरेंजमेंट होता है। तो जो कॉटन और वूल है, जो इनकी अरेंजमेंट है, इसकी वजह से इसको एक अच्छी इलास्टिसिटी प्रोवाइड होती है। सो अगर हम बात करें बैंडेजेस की, तो बैंडेजेस का मेन काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना, और प्रोटेक्शन के साथ साथ ये क्या करते हैं, मूवमेंट को भी लिमिट कर देते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे हाथ में स्प्रेन आ गया है, कोई पेन हो रहा है या फिर कोई इन्फ्लामेशन है, तो उस इन्फ्लामेशन या फिर पेन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, बैंडेजेस को बांध देंगे। तो वो बैंडेज क्या करेगी, हमारे हाथ को एक प्रॉपर एक ही डायरेक्शन में रखेगी, जिससे कि इसमें मूवमेंट नहीं होगा तो पेन नहीं होगा, और इसकी जो रिकवरी टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंडेजेस को अगर लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहे तो जो उनकी इलास्टिसिटी है वो खराब हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तो उस इलास्टिसिटी को रिगेन करने के लिए सोपी वाटर में अगर बैंडेजेस को डुबा दिया जाए तो उनकी इलास्टिसिटी फिर से गेन हो जाती है। तो बैंडेजेस के अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर्स। सो प्लास्टर्स में क्या होता है, कॉटन का एक क्लॉथ होता है, उस कॉटन के क्लॉथ के ऊपर कैल्शियम सल्फेट लगा होता है। सो वो कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, एक प्लास्टर की तरह काम करता है। उसके बीच में ही कुछ एडहेसिव्स भी मिले होते हैं, जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज है। सो इनको यूज कैसे करा जाता है कि जो कॉटन है जिसके ऊपर कैल्शियम सल्फेट लगा होता है, उसको पानी के अंदर डिप करते हैं, तो विद इन सेकेंड्स क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, हाथ में या फिर जहां पे भी फ्रैक्चर हुआ है उस जगह पे उसको लगा देते हैं। तो वो क्या करेगा, जैसा जो ऑर्गन है उसी का शेप ले लेगा। तो उसके शेप लेने के बाद क्या करेगा, जैसे हमारे हाथ में मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है, तो वो क्या करेगा, हाथ को अच्छी तरीके से हक कर लेगा, जिससे कि जो हमारा हाथ है उसका मूवमेंट अब एक्स्ट्रा नहीं हो पाए। मान लीजिए हमारी उंगली में फ्रैक्चर है, तो लाइक नॉर्मल बैंडेज वो क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा, बट कवर होते ही वो क्या होगा, विद इन मिनट्स पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। अब सेट होने के बाद क्या करेगा, उस उंगली को मूवमेंट नहीं करने देगा। दैट मीन्स ये बिल्कुल भी कहीं भी मूव नहीं कर पाएगी। सो लास्ट आते हैं सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। सो सेल्फ एडहेसिव दैट मीन्स जो कि खुद से ही चिपक जाएंगे, और प्लास्टर्स दैट मीन्स जो कि मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी क्लॉथ है, उस क्लॉथ के ऊपर जो सेल्फ एडहेसिव मटेरियल है या फिर जो जिसे हम बोलते हैं चिपकने वाला मटेरियल, कोई गम है, उस टाइप का मटेरियल क्या होता है, इसके ऊपर प्लेस होता है। अब इसको हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे लेंथ के हिसाब से यूज कर सकते हैं, वुड को कवर करने के लिए या फिर सपोर्ट के लिए या फिर किसी दूसरे मटेरियल को वहां पे अडेयर करने के लिए। सो इसमें अलग अलग टाइप के प्लास्टर्स होते हैं। फर्स्ट है बेलेडोना सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स। सो बेलेडोना सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स को मेनली पेन या फिर एक्ट के लिए यूज करा जाता है, क्योंकि वहां पे बेलेडोना स्टिक होगा और बेलेडोना से जो भी केमिकल कॉन्स्टेंट्स रिलीज होंगे वो पेन को कम करने में हेल्पफुल होंगे। सो इसी में नेक्स्ट है वाटरप्रूफ माइक्रोपोरस सेल्फ एडहेसिव प्लास्टर्स।
तो इसमें क्या होता है कि जो लेयर है वो वाटर प्रूफ है, वो वाटर को अंदर एंटर करने नहीं देगी, लेकिन एयर या फिर जो वाटर के वेपर्स हैं उसको इजीली एंटर करने देगी। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोपोर्स होते हैं, यानी कि इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू जो वाटर की वेपर्स हैं या फिर जो एयर है वो अंदर एंटर कर सकती है। सो नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। दैट मीन्स सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे एडिक्वेट हैं या नहीं। अब उसको टेस्ट करने के लिए हम अलग अलग टेस्ट के हमारे मेथड्स हैं। सो मेनली आपने देखा कि जो सारे सर्जिकल मटेरियल्स हैं मोस्टली उसमें कॉटन को यूज करा गया। सो कॉटन के लिए हम ये सारे टेस्ट को देख लेते हैं। सो ये जो सारे टेस्ट हैं ये एज पर आईपी दिए गए हैं। सो फर्स्ट टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। सो अगर कॉटन लेकर के उसमें आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन ऐड कर दिया जाए तो जो उसके रेशे होंगे यानी कि जो उसके फाइबर्स होंगे वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाएंगे। अगर वॉयलेट कलर में चेंज हो जाते हैं दैट मीन्स जो हमारी कॉटन है वो प्योर है। इसके अलावा अगर हम जो कॉटन है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करें तो जो कॉटन की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो इसकी ब्रेथ है वो 40 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। तो ये क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अब नेक्स्ट जो टेस्ट है वो एसिडिटी और एल्किलिनिटी। दैट मीन्स जो हमारा फाइबर है, जो हमारी कॉटन है वो हमारा एसिडिक है या फिर बेसिक इन नेचर है। तो उसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 15 ग्राम ऑफ कॉटन ले लेते हैं। उस 15 ग्राम ऑफ कॉटन को हम 150 ml ऑफ वाटर में डिप करके रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सेस वाटर है उसको हटा देंगे और सारे के सारे जो उसका लिक्विड बच गया है उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, 25 ml का सोल्यूशन अलग से ले लेंगे। उस 25 ml की सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 0.1 ml डाइल्यूट फिनोफ्थलीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे। सो ऐड करने के बाद अगर इसमें पिंक कलर आ गया दैट मीन्स जो हमारी कॉटन है वो प्योर नहीं है, दैट मीन्स पिंक कलर नहीं आना चाहिए। सो सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। 25 ml हम फिर से ले लेंगे इसी वाले सोल्यूशन का, उसमें हम 0.05 ml मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन ऐड करेंगे। सो मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद भी वो जो कलर है वो पिंक नहीं टर्न होना चाहिए। अगर ये पिंक हो गया दैट मीन वो एसिडिक या फिर एल्केनाइन है। अगर पिंक में टर्न नहीं हुआ दैट मीन्स वो न्यूट्रल है। तो नेक्स्ट टेस्ट है सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस। सो सरफेस एक्टिव सब्सटेंसेस में हम क्या करेंगे, जो यही वाला जो हमने पहले लिक्विड बनाया है इससे हम 10 ml सेपरेटली ले लेंगे। सो 10 ml को हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में डालेंगे। उस कंटेनर में डालने के बाद उसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से शेक करेंगे, बहुत ज्यादा विग्रसली शेक करेंगे, यानी कि बहुत तेजी से शेक करेंगे। तो शेक करने के बाद उसको 1 मिनट के लिए रख देंगे। फिर 1 मिनट बाद फिर से उसको 30 टाइम्स फिर से शेक करेंगे। तो शेक करने के बाद उसको फिर से 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट रखने के बाद जो उसमें फ्रॉथ आएगा यानी कि जो झाग आएगा वो 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में हम क्या करते हैं, यूवी में हम चेक कर लेते हैं कॉटन को। सो कॉटन की 5 mm की हम लेयर ले लेंगे। उस 5 mm की लेयर में हम क्या करेंगे, उसको यूवी के अंदर हम रखेंगे और 365 mm पे उसको चेक कर लेंगे। तो 365 mm पे चेक करने पे हमें क्या दिखना चाहिए कि जो उसके फाइबर्स है उन फाइबर्स का कलर वॉयलेट कलर होना चाहिए या फिर कुछ कुछ फाइबर्स का येलो कलर हो सकता है। बट इसके अलावा अगर ब्लू कलर हुआ दैट मीन्स जो कॉटन है वो हमारी पूरी तरीके से प्योर नहीं है। दैट मीन्स ब्लू कलर नहीं दिखना चाहिए, वॉयलेट या फिर येलो कलर दिखना चाहिए। तो ये टेस्ट है फ्लोरोसेंस टेस्ट। सो नेक्स्ट टेस्ट है कलरिंग मैटर टेस्ट। कलरिंग मैटर को चेक करने के लिए हम 10 ग्राम्स ऑफ कॉटन ले लेंगे, उसको 50 ml ऑफ अल्कोहल में डिप करके रख देंगे। तो डिप करने के बाद क्या होगा, जो भी एक्सट्रैक्ट होगा कॉटन का वो उस अल्कोहल में मिक्स हो जाएगा। तो कुछ टाइम बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर करके एक दूसरे ही बीकर में उसको ट्रांसफर कर देंगे। सो बीकर क्या होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पीछे व्हाइट सरफेस है, यहाँ पे बीकर है, तो फिर हम इसको लाइट में चेक कर लेंगे। उसमें येलोइश टिंट दिखना चाहिए, यानी कि वो येलोइश कलर उसमें हल्का फुल्का आ सकता है, बट ब्लूइश या फिर वॉयलेट जो कलर है वो नहीं आना चाहिए। अगर ब्लूइश या फिर वॉयलेट कलर आया दैट मीन्स जो हमारी कॉटन है वो प्योर नहीं है। अगर येलो टिंट आया दैट मीन्स हमारी जो कॉटन है वो प्योर है। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करना जो कि वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 500 ml हम वाटर ले लेंगे। तो 500 ml ऑफ वाटर में हम क्या करेंगे, 5 ग्राम कॉटन को ऐड करेंगे। सो इसको हम क्या करेंगे, 30 मिनट्स तक बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जितना भी लिक्विड है इसको हम फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर करने के बाद क्या होगा, जो भी इसमें जो भी सॉलिड मटेरियल रह जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। और तो हम फिल्टर्ड सॉल्यूशन को लेंगे और इसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। इसको बॉईल करने के बाद जब भी सिर्फ 100 ml तक का रह जाएगा तो इसको फिर से 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करेंगे। अब क्या होगा, बॉईल करते करते सारा का सारा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, सिर्फ कुछ सॉलिड पोर्शन बच जाएगा।
तो जो भी पोर्शन बचेगा या फिर जितना भी टाइप का मटेरियल बच जाएगा तो वो सारा का सारा क्या होगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी कि वो सारा का सारा वाटर में क्या हो गया था, डिसॉल्व हो गया था। तो हमें पता चल जाएगा कि कितना डिसॉल्व हुआ था और कितना होना चाहिए, क्योंकि आईपी में हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। तो आईपी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम चेक कर लेंगे कि कितना बचना चाहिए और हमारा कितना बचा है मटेरियल। तो नेक्स्ट है ईथर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। तो सेम एज वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, हम सैंपल लेंगे, उसको ईथर में एक्सट्रैक्ट आउट करवाएंगे। तो एक्सट्रैक्ट कराने के बाद जो भी एक्सट्रैक्ट बचेगा उसको हम क्या करेंगे, इवेपोरेट। तो इवेपोरेट कराने के बाद जब वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा तो उसमें जितना भी कंटेंट बचेगा वो क्या होगा, ईथर सॉल्युबल सब्सटेंस होगा, क्योंकि वो ईथर में डिसॉल्व हुआ है, ईथर सारा उड़ गया तो वो सब्सटेंस हमें मिल गया। तो नेक्स्ट है सल्फेट एशेस। तो सल्फेट की ऐश को हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सिलिका या फिर किसी भी टाइप का क्रूसिबल लेंगे। तो क्रूसिबल को हम 10 मिनट तक हीट करेंगे जिससे कि पूरी तरीके से वो ड्राई हो जाए। हीट करने के बाद उसको ठंडा करेंगे, कूल करने के बाद उसको वेट करेंगे कि सिलिका का जो क्रूसिबल है उसका वेट कितना है, ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि सिलिका का कितना है और सल्फेट जो ऐश आई है उसका कितना होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1 to 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेंगे, यानी कि कोई भी सैंपल हम 1 to 2 ग्राम लेंगे, उसको हम जला देंगे। उसको हम ये जो सिलिका का क्रूसिबल है उसमें रखेंगे और फिर इसको इग्नाइट करा देंगे, यानी कि जला देंगे अच्छी तरीके से। जलाने के बाद उसको कूल करेंगे और उसमें 1 ml H2SO4 का सोल्यूशन ऐड करेंगे। अभी कूल होने के बाद ये क्या हो जाएगा, H2SO4 डालने की वजह से थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगा। तो इसको फिर से हम हीट करेंगे जब तक कि जो H2SO4 है इसकी फ्यूम्स निकलना बंद ना हो जाए। तो जैसे ही इसकी फ्यूम्स निकलना बंद हो जाएंगी तो इसको फिर से इग्नाइट कराएंगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ±25 डिग्री सेंटीग्रेड चल सकता है। तो इतने टेम्परेचर पे इसको फिर से इग्नाइट करवाएंगे। तो इग्नाइट कराने के बाद हम फिर से उसको कूल करवाएंगे। कूल कराने के बाद फिर से ये प्रोसेसर रिपीट होगा कि H2SO4 डालेंगे, उसको तब तक हीट करेंगे जब तक उससे फ्यूम्स नहीं निकलती है। उसके बाद फिर से उसको इग्नाइट करवाएंगे। इग्नाइट कराने के बाद उसको फिर से कूल करेंगे और उसके बाद वेट करेंगे। तो ये हम जो प्रोसेस है इसको लगातार रिपीट करते रहेंगे। तो रिपीट करने का कारण क्या है, हम देखते हैं कि वेट में डिफरेंस कितना हुआ है। दैट मीन्स जो हमारा पहले हमने 1 to 2 ग्राम हमने सैंपल लिया था तो उसको हमने इग्नाइट कराया। इग्नाइट कराने के बाद उसका कितना वेट है, फिर दोबारा से H2SO4 डालने के बाद कितना वेट हुआ है। हमें पता है कि आईपी में कितना सल्फेट का कंटेंट है हमारे पास, तो सेम कंटेंट हमारा इसमें भी आना चाहिए। तो ये प्रोसेसर हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसमें इग्निशन के लिए मोस्टली मफर फर्नेस का यूज करा जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर उसमें ही हो सकता है, बाहर वैसे ही इतने ज्यादा टेम्परेचर पे इग्निशन नहीं करा सकते। तो जब इसका वेट कांस्टेंट आ जाएगा और उसके वेट में जो डिफरेंस है, अंटिल डिफरेंस इज नॉट मोर देन 0.5 mg, दैट मीन्स कांस्टेंट का मतलब कि 0.5 mg का जो डिफरेंस है वो चल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट है लॉस ऑन ड्राइंग। लॉस ऑन ड्राइंग मतलब कि ड्राई करते वक्त कितना जो वेट है उसका लॉस होगा। तो जो हमने सैंपल लिया है उसके लिए हम लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी ग्लास का स्टॉपर्ड बॉटल ले लेंगे, उसको अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे 30 मिनट्स तक। ड्राई करने के बाद उसके अंदर हम अपना सैंपल ऐड करेंगे। तो जो सैंपल की डेप्थ है वो 10 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से ड्राई करेंगे अवन में या फिर डेसिकेटर में भी हम रख सकते हैं उसको। तो ड्राई करने के बाद हम उसको बाहर निकालेंगे और उसका वेट चेक करेंगे कि पहले कितना वेट था जब सैंपल को हमने बॉटल में डाला था तब उसका कितना वेट था, और अब जब उसको हमने ड्राई कर दिया तो उस टाइम पे उसका कितना वेट है। सो इस प्रोसीजर को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें कांस्टेंट वेट नहीं मिल जाएगा। जब कांस्टेंट वेट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके डिफरेंस को देख लेंगे कि कितना लॉस हुआ है ड्राई करने पे उस सब्सटेंसेस से। उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी कॉटन कितनी अच्छी एब्जॉर्बेंसी शो करेगी। तो उसमें फर्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर सिंकिंग टाइम। सो सिंकिंग टाइम यानी कि कितनी देर में डूबता है। सो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हम एक जार ले लेंगे। उस जार की जो हाइट है वो कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जिसकी विड्थ है वो कम से कम 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और इसमें 10 mm की जो हाइट है उससे इसमें कोई भी एब्जॉर्बेंट कॉटन को इसमें छोड़ देंगे। तो जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है उस लिक्विड में जाते ही विद इन 10 सेकेंड्स अगर इसने पूरी तरीके से इसमें डिप हो गई, यानी कि पूरी तरीके से इसमें सिंक हो गई, दैट मीन्स वो कॉटन हमारी प्योर है। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स जो भी एब्जॉर्बेंट कॉटन है वो कितना अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकती है अपने अंदर। तो हम इसी प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाएंगे कि जो हमने ये बाहर से जो इसका वेसल लिया था इसको हटा देंगे और जो कॉटन है इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अभी क्या होगा, बिल्कुल गीली होगी, यानी कि बहुत ज्यादा वेट होगी। तो इससे क्या होगा, वाटर ड्रेन आउट होगा। तो हम 30 सेकेंड्स तक इससे क्या करेंगे, वाटर को ड्रेन होने देंगे। 30 सेकेंड्स बाद इसको हम तुरंत हटा करके किसी भी
वे करने के लिए किसी भी चीज पे हम इसको प्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हमने बीकर के अंदर प्लेस कर दिया इस कॉटन को, जिसके अंदर अभी लिक्विड बचा हुआ है, इसको हम फिर क्या करेंगे, वेट करेंगे। सो अगर 1 ग्राम हमने कॉटन ली है तो एटलीस्ट उसमें 2 ग्राम्स ऑफ वाटर को होल्ड करना चाहिए। देखिए, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के इक्विपमेंट में कुछ और चीजें भी आती हैं जो कि सर्जरी या फिर ड्रेसिंग में इंपॉर्टेंट होती हैं। सो कैथेटर उनमें से एक है। सो कैथेटर मोस्टली उन पेशेंट्स को लगाया जाता है जिसमें जो मिक्चुरेशन की प्रोसेस है वो इजीली नहीं हो पाती है या फिर वो मिक्चुरेट नहीं कर पाते हैं, एज लाइक जैसे कि जिनका ऑपरेशन हुआ होता है या फिर ऐसे पेशेंट जिनको कुछ यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, तो उन पेशेंट्स में हम कैथेटर्स का यूज करते हैं। सो जो कैथेटर होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं, फिर नॉन फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। तो नॉन फ्लेक्सिबल जो कैथेटर्स होते हैं वो मोस्टली यूजलेस होते हैं क्योंकि उनको उतना ज्यादा इजीली यूज नहीं करा जा सकता है, तो मोस्टली फ्लेक्सिबल कैथेटर्स को ही यूज करा जाता है। सो फ्लेक्सिबल कैथेटर्स भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्टली है स्ट्रेट कैथेटर, सेकंड है बलून कैथेटर। सो जो स्ट्रेट कैथेटर्स हैं उनको सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। इनको मेनली जो 1 टाइम यूज है इसके लिए यूज करा जाता है, बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेट कैथेटर्स को यूज नहीं करा जाता है। अगर लॉन्ग प्रोसेस है या फिर जैसे ऑपरेशन हुआ है और फिर उसके 3-4 दिन तक मिक्चुरेशन की प्रोसेस जो पर्सन है वो खुद नहीं कर सकता है, तो उस केस में बलून कैथेटर्स का यूज करा जाता है। बट 1 टाइम या फिर 2 टाइम के लिए स्ट्रेट कैथेटर्स का यूज करा जाता है। सो जो स्ट्रेट कैथेटर्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और मोस्टली ये क्या होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं। इनका जो 1 एंड है वो फनल शेप का होता है और 1 एंड क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है। सो जो एक एंड है, जो ये वाला एंड है, ये क्या होता है, यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट करा जाता है और दूसरे एंड से जो यूरिन है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। सो जो बलून कैथेटर्स होते हैं ये भी रबर के बने होते हैं और जो इनकी एंडिंग है, फर्स्ट एंडिंग थोड़ी सी बलून शेप की होती है और सेकंड एंडिंग क्या होगी, फनल शेप की। अब ये बलून शेप की क्यों होती है, ये वाली जो ये वाला एरिया है ये इंसर्ट करा जाता है यूरेथ्रा के अंदर और अंदर जाके ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के साथ ही क्या करता है कि इजी रिटेंशन करता है इसका यूरेथ्रा के अंदर। दैट मीन्स बहुत लंबे टाइम के लिए ये कैथेटर को यूरेथ्रा के अंदर स्टेबल रखता है। अब इन कैथेटर के इंसर्शन के लिए मेनली जो एक्सपर्ट होते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर उनकी जरूरत होती है। दैट मीन्स जो एक्सपीरियंस नर्स है या फिर जो फिजिशियन है वही इसको इंसर्ट करते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर ये गलत इंसर्ट हो गया तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है या फिर जो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गन का डैमेज हो सकता है। तो इसलिए सो नेक्स्ट है आईवी सेट्स। आईवी सेट दैट मीन्स इंट्रावेनस सेट्स, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन सेट्स भी कहते हैं। अब हमारे पास कोई आईवी फ्लूइड है, उसको हमने इंट्रावेनसली इन्फ्यूज कराना है, तो आईवी फ्लूइड स्टेरलाइज है, हमारी बॉडी में स्टेरलाइज तरीके से पहुंचना है। तो स्टेरलाइज वे को पूरी तरीके से डिफाइन रखने के लिए हम यूज करते हैं आईवी सेट्स का। तो ये आईवी सेट्स क्या होंगे, पूरी तरीके से स्टेरलाइज होंगे और पूरी स्टेरलाइजेशन को मेंटेन करते हुए जो भी फ्लूइड है उसको हमारे आईवी यानी कि इंट्रावेनसली हमारी बॉडी में पहुंचाएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्टली जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लास्टिक स्पाइक। तो प्लास्टिक स्पाइक क्या करता है, जो भी आईवी कंटेनर है उसको इजीली पेनिट्रेट कर लेता है और वहां पे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद सेकंड पार्ट इसमें आता है ड्रिप चैम्बर। सो ड्रिप चैम्बर क्या करता है, जो भी एयर है या फिर जो भी एयर के बबल्स अगर आ गए तो उसको ट्रैप करने का काम करता है और जो ड्रॉप्स का फ्लो रेट है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद आ जाता है एडजस्टेबल क्लैम्प। सो क्लैम्प क्या करता है, जिस रेट से जो ये फ्लूइड है हमारी वेन्स तक पहुंच रहा है, यानी कि जितनी जल्दी या फिर जितने धीरे पहुंच रहा है, तो उसको मेंटेन करता है या फिर उसको एडजस्ट करने का काम करता है। सो इस ट्यूब के एंड में एक रिजिड निडल लगी रहती है जो कि हमारी जो भी आईवी पंचर है वहां पे इजीली उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। सो एक मेथड है जिससे कि स्टेराइल जो भी हमारा लिक्विड है हमारे ब्लड तक पहुंच पाए। अब इसी में एक और मेथड होती है जिसे बोलते हैं हम पिगी बैक मेथड। सो पिगी बैक मेथड में क्या होता है कि जैसे एक सेट लगा हुआ है तो सेम ऐसे ही क्या होगा, एक दूसरा सेट लगा होगा, सेम ड्रिप ट्यूब होगी, सेम एडजस्टेबल स्ट्रैप होगा और डायरेक्टली आकर के क्या होगा, इस ट्यूब से अटैच हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि 2 फ्लूइड्स हैं या फिर जो भी हमारे 2 फ्लूइड चढ़ने वाले हैं इंट्रावेनस, वो इजीली क्या हो जाए, आपस में मिक्स होकर के हमारे ब्लड में इन्फ्यूज हो जाए। इसके अलावा जो आईवी पंचर है वो हमें बार बार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल केसेस में क्या करेंगे कि एक जगह अगर इन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर दूसरी जगह इन्फ्यूजन करने के लिए दूसरा पंचर करना पड़ेगा। बट अगर हम पिगी बैक मेथड का यूज करें तो हम 2 आईवी फ्लूइड्स को एक ही रूट से बहुत इजीली इंसर्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट है सिरिंजेस। तो जितने भी स्टेराइल लिक्विड्स होते हैं जैसे कि पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, तो उन सारे पेरेंटल प्रिपरेशंस को बॉडी के अंदर इंसर्ट करने के लिए जिनको यूज करा जाता है तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोलते हैं सिरिंजेस।
सिरिंजेस का जो बेसिक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसको हमने बोला है निडल। तो निडल मेटल की हो सकती है या फिर ग्लास की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की सिरिंज है। उसके अलावा सेकंड पार्ट आता है बैरल। सो जो बीच वाला पोर्शन है जिसमें कोई भी लिक्विड फिल होता है उसको बोलते हैं बैरल। तो अगर ये डिस्पोजेबल सिरिंज है तो ये पॉलीस्टाइरीन का हो सकता है। उसके अलावा अगर ये नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज है तो ये मेटल का हो सकता है या फिर ये ग्लास का भी हो सकता है या फिर नायलॉन का भी हो सकता है। सो नेक्स्ट है प्लंजर। सो प्लंजर का काम है सिरिंज में इजीली जो भी लिक्विड फिल होना है उसको फिल करने का। उसके अलावा आपको ये बीच में एक और पोर्शन दिख रहा होगा, ये रबर का बना हुआ होता है जो कि होल्ड करता है, जो भी लिक्विड भरेगा उसको होल्ड करता है, पीछे लीक आउट होने से रोकेगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लंजर, जिसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। सो हाइपोडर्मिक दैट मीन्स जो कि हमारे डर्मिस के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी बहुत इजीली। और प्लंजर इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें प्लंजर वाला पार्ट प्रेजेंट है। तो जो भी प्लंजर सिरिंजेस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट है नॉन डिस्पोजेबल एंड सेकेंड है डिस्पोजेबल। सो नॉन डिस्पोजेबल जिसको डिस्पोज ऑफ नहीं करा जाता है, ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है इन कंपैरिजन टू डिस्पोजेबल। सो इसमें क्या होती है, फर्स्ट आती है ऑल ग्लास, जो कि पूरी की पूरी ग्लास की बनी हुई है, यानी कि उसकी निडल, उसका बैरल, उसका प्लंजर सारा का सारा ग्लास का बना हुआ है। सो नेक्स्ट है हाफ रिकॉर्ड। सो हाफ रिकॉर्ड सिरिंजेस में क्या होता है, जो निडल वाला पोर्शन होता है ये मेटल का बना होता है, तो इस वजह से इसे वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है रिकॉर्ड। सो रिकॉर्ड में क्या होता है कि जो निडल है और जो बैरल वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा मेटल का बना होता है। तो मेटल के बने होने की वजह से क्या होता है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर ये लॉन्ग टाइम तक चल जाती है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन में क्या होगा, जो पूरी सिरिंज है वो नायलॉन की बनी हुई होगी। सो जो भी ये नॉन डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करा जाता है अब, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक तो रिस्की है और बहुत कॉस्टली है, तो इनको यूज करना, इनको मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है। इसीलिए मोस्टली डिस्पोजेबल सिरिंजेस को यूज करा जाता है, जो कि सेफ है और कॉस्ट फेवरेबल है। इसके अलावा इसको यूज करना बहुत ज्यादा आसान है। सो जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं इसमें जो बैरल वाला पार्ट है वो पॉलीस्टाइरीन का बना होता है, और जो प्लंजर वाला पार्ट है वो भी ओपेक पॉलीस्टाइरीन का बना होता है, और जो बीच वाला पार्ट है जिसे हमने बोला था रबर, ये भी सिलिकॉन का बना होता है। सो इसमें एक और टाइप की सिरिंजेस आती है जिसको बोलते हैं लेयर सिरिंजेस। तो जो लेयर सिरिंजेस हैं वो सेम होती हैं जैसे कि हमारे डिस्पोजेबल सिरिंजेस हैं, बट ये क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। अगर हमने एक बहुत छोटा स्मॉल अमाउंट का हमें अगर लिक्विड को इंजेस्ट करना है तो उसमें भी क्या होती है, लेयर सिरिंजेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, इस वजह से थोड़ी सी महंगी होती है डिस्पोजेबल सिरिंजेस से। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लीजिए इंसुलिन सिरिंज। सो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बल्ब सिरिंजेस को। सो बल्ब सिरिंजेस हमारी जो प्लंजर सिरिंजेस हैं इससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसमें कोई भी निडल नहीं होती, कोई भी बैरल या प्लंजर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल हमारी इनमें निडल्स की जगह रबर के बल्ब्स या फिर रबर के नोजल्स हो सकते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है राइल्स ट्यूब। सो जो राइल्स ट्यूब होती है मोस्टली 1 मीटर तक लंबी होती है और रबर की बनी हुई होती है। इसका मेन काम होता है कि जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है, जो भी हमारे पेट में जो भी कंटेंट प्रेजेंट है उसको एग्जिट आउट करना, यानी कि उसको बॉडी से बाहर निकाल देना। मोस्टली इसका यूज करा जाता है पॉइजनिंग के केस में, कि जब किसी ने पॉइजन ले लिया तो उस केस में पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, गैस्ट्रिक लेवेज के लिए इसको यूज करा जाता है। उसके अलावा अगर किसी का ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन से पहले गैस्ट्रिक कंटेंट प्रेजेंट है उसके पेट में, तो उस गैस्ट्रिक कंटेंट को पेट से बाहर निकालने के लिए भी राइल्स ट्यूब का यूज किया जाता है। नोज या माउथ के थ्रू इसे स्टमक में इंसर्ट कराया जाता है और स्टमक में जो भी कंटेंट है उसको इजीली बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। उसके अलावा सेकेंड इसका जो यूज है वो है सर्जरीज में, कि जब किसी की भी सर्जरी होने वाली होती है तो इसका एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया देने की वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अगर हमारे पेट में कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट प्रेजेंट है तो वो हमारे लंग्स तक पहुंच सकता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस या भी कोई भी चीज काम नहीं करेगी उस टाइम पे। तो इसीलिए हमारे पेट के जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका खाली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको बिफोर सर्जरी भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो अगर हम राइल्स ट्यूब की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो राइल्स ट्यूब एक लंबी सी ट्यूब है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, लेड की शॉर्ट होती है, यानी कि लेड इसमें थोड़ा सा लगा हुआ होता है। अब वो लेड का रोल क्या होता है कि इसको हमें क्या करना होता है, स्टमक में इंसर्ट करना होता है। तो एक्सरेज के थ्रू अगर ये लेड लगा हुआ है तो हम ये देख सकते हैं कि वो कहाँ तक इंसर्ट अभी हुआ है। इसके अलावा इसमें अलग अलग मार्किंग होती है। अब मार्किंग किसके हिसाब से होती है, जो फर्स्ट मार्क है वो लगा होता है 40 सेंटीमीटर दूर पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे फर्स्ट मार्क लगा होता है। अब इस फर्स्ट मार्क का क्या मतलब है कि जब भी हम राइल्स ट्यूब को अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये जब हमारी इसोफेजियल स्पिंचर में जाकर के टच होगा, यानी कि वहां तक पहुंच जाएगा, तो जो फर्स्ट मार्क है यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट मार्क का मतलब है कि जो हमारी राइल्स ट्यूब है वो हमारे इसोफेजियल स्पिंचर तक पहुंच चुकी है। अब जो सेकंड मार्क है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगा होता है। दैट मीन्स जब सेकंड मार्क आएगा उस टाइम पे जो हमारी राइल्स ट्यूब है वो स्टमक में पहुंच चुकी होगी। अब सेकंड मार्क आ गया है,
यहाँ पे 2 मार्क लगाए गए हैं सेकंड मार्क पे। सेकंड मार्क आ गया, दैट मीन्स जो हमारी रायल्स ट्यूब है वो हमारे स्टमक तक पहुंच गई है। अब जो थर्ड मार्क है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया जाता है। वो इसलिए कि जब 60 सेंटीमीटर की दूरी पे चला जाएगा, मतलब जो हमारा रायल्स ट्यूब है वो हमारी जो पाइलोरिक स्पिंचर्स है, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंचर होता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। सो दैट जब रायल्स ट्यूब पाइलोरिक स्पिंचर पे पहुंच जाएगी, दैट मीन्स यहाँ पे थर्ड वाला जो मार्क है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो रायल्स ट्यूब है वो कहाँ तक इंसर्ट हुई है, उसे कितना इंसर्ट अभी करना है, क्योंकि ये डैमेज भी कर सकती है अगर सही तरीके से इंसर्ट नहीं हुई तो। दिस वीडियो So thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel Pharma Institution, and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.